हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम मेडिकल लैबटेक सुब्रा। और आप लोगों को पता है हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्वेश्चन फ्रॉम आई केयर पब्लिकेशन ऑलरेडी डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, आई केयर पब्लिकेशन का जो ये बुक है जिसका हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाला पार्ट देख रहे हैं, तो इसी के साथ हम लोग ऑलरेडी 151 क्वेश्चन नंबर तक देख चुके हैं और आज हम लोग 151 नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज ऐसे ही वीडियोस लेके मैं आप सभी के लिए लाती हूँ पैरामेडिकल वैकेंसी के लिए जो भी सारे थियरी लेक्चर्स एज वेल एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो फिर चलिए चलते हैं, आज का क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 151 जैसे कि आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, इन विच कंडीशंस ईएसआर इंक्रीज। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है आप लोगों के सामने कि कौन सा कंडीशन में ईएसआर बढ़ जाता है। तो चार ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। चार ऑप्शन को देखते हुए आप लोग मुझे ये आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, सोर थ्रोट, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑल ऑप्शंस। तो ज्यादातर क्या होता है ना, हम लोग जब भी ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन को देखते हैं हम लोगों को लगने लगता है कि हाँ ये सही है। तो क्या इस क्वेश्चन में भी आप लोग बोलोगे कि ऑल ऑफ द ऑप्शंस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो पहले समझ लेते हैं कि ईएसआर होता क्या है। तो बहुत ही अच्छे से आप लोग जानते होंगे, ईएसआर हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट को, इजंट इट? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो बात ये है कि अगर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बढ़ रहा है देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? एक्चुअली ये एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है। ठीक है, जनरली ये एक मार्कर के टाइम पे यूज होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉर इन्फ्लेमेशन हो गया। ठीक है, दिस इज ए जस्ट मार्कर। ठीक है, तो ये सर क्या होता है, हम लोग नॉर्मली रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उसमें देखते हैं। ठीक है, अगर आप लोग थोड़ा सा चाहोगे देखने के लिए तो ये चीज अगर आप लोग देखना चाहो तो बिल्कुल देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज जो है अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, इफ यू कैन सी दिस, सो दिस इज योर, आप लोगों ने क्या ले लिया है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन के लिए आप लोग लेते हो ब्लैक भाइल जिसमें सोडियम साइट्रेट रहता है, 3.8% ऑफ सोडियम साइट्रेट यू आर यूजिंग। 1 आवर तक आप लोग रखते हो डिस्पोजेबल पिपेट में, और उसके बाद बिकॉज आजकल डिस्पोजेबल पिपेट मिल चुका है, नहीं तो पहले वेस्टर्न ब्लेंड ट्यूब में आप लोग करते थे। ये सारा टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। तो हम लोग उसमें क्या देखते हैं, द डिस्टेंस इन एमएम। ठीक है, आप लोगों का जो पिपेट में, वेस्टर्न ब्लेंड पिपेट में ऊपर जितना भी आरबीसी का लेयर जो है सेडिमेंट हो गया होगा, दैट वी काउंट एज ए व्हाट, एज योर ईएसआर। सो दिस इज बेसिकली, इसको मेजर कैसे करते हैं ईएसआर। तो ये कभी कभार बहुत सारे कंडीशन में ऐसा होता है कि ईएसआर इंक्रीजेस। सो अगर हम लोग कंडीशंस को देखेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे इन्फ्लेमेशन हुआ, ठीक है, इन केस ऑफ इन्फ्लेमेशन जनरली ईएसआर विल इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज ऑटो इम्यून डिसीजेस भी हो सकते हैं। गाइज लिसन, ऑटो इम्यून डिसीज, तो आप लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी में ये पढ़ाई किया है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है जब हमारा खुद का इम्यूनिटी खुद के सेल्स को ही फॉरेन बॉडी समझ ले, सो दैट कॉजेस योर ऑटो इम्यून डिसीजेस, इजंट इट? तो कभी कभार क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसीजेस जैसे कि आप लोगों का हो गया रिमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर ल्यूपस एरिथेमेटस, एलिसेल जो आप लोग करते हो। सो इन दैट कंडीशंस आल्सो योर ईएसआर विल इंक्रीज। ठीक है, एज वेल एज इन्फेक्शंस। ठीक है, देखो आज आप लोगों को ये वाला सवाल मिल गया है तो फिर आप लोगों को पता चल गया कि हाँ मतलब रिमेटॉइड आर्थराइटिस होगा। बट आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर ये क्वेश्चन के ऑप्शन ऐसा ना देके और कुछ ऑप्शन देता तो क्या आप लोग ऐसा कर सकते हो इसका आंसर? लाइकवाइज सी, ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है इन्फेक्शंस। सो जब भी कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी के अंदर में एंटर करता है तो आपके डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाते हैं, isn't it? तो उसी तरीके से आप लोगों का एक्यूट फेज प्रोटीन जो होता है वो आपको आपके बॉडी को हेल्प करते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन आपको ना हो, तो जिसकी वजह से ईएसआर लेवल आप लोगों का क्या हो जाता है, इट राइजेस। ठीक है, इस कंडीशन में भी आप लोगों का हो सकता है। सो ये चार ऑप्शंस अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये चार ऑप्शंस अगर हम लोग देखेंगे
ऑस्टियोआर्थराइटिस आप लोग जानते हो, ऑस्टियो वर्ड जहाँ पे रहेगा, इट इज समथिंग रिलेटेड टू योर बोन, isn't it? It is something related to your bone. Arthritis, ठीक है, तो ये जो है आपका बोन डिसऑर्डर है. इन दैट कंडीशन ये सर विल नॉट इंक्रीज. सोर थ्रोट जनरली आप सभी लोगों का क्या हो जाता होगा, कोल्ड हो रहा है, वायरल फीवर हो रहा है, इन दैट कंडीशंस व्हाट हैपेंस, सोर थ्रोट होता रहता है. तो क्या इस कंडीशन में ये सर इंक्रीज होता है? नहीं. इसीलिए अगर हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है रिमेटॉइड अर्थराइटिस, दिस इज ए ऑटोइम्यून डिसीज जिसमें आपका ईएसआर लेवल विल इंक्रीज. समझ में आया सबको? यस और नो? ईएसआर के बारे में बिकॉज आप लोग जानते हो ईएसआर आप लोग कौन से ट्यूब से करते हो, ये क्वेश्चन पूछता है वेस्टर्न ब्रेन ट्यूब से. ठीक है, आजकल आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिल रहा है बिकॉज डिस्पोजेबल पिपेट आ चुका है. हुआ? ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने 152 देख लीजिए. व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड? ब्लड योर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना रहता है? जनरली जितने भी सारे बॉडी फ्लूइड्स होते हैं हमारे, ब्लड हो गया, सीएसएफ हो गया, यूरिन हो गया, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ना आपको याद रखने की जरूरत है. हुआ? ये क्वेश्चन पूछता है. ये पूरा पूरा फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है जिसका आंसर आई डोंट थिंक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगा बताने में. ठीक है, बिकॉज इसके अंदर में आपके आरबीसी फॉर्म्ड एलिमेंट्स, बाकी प्रोटीन्स वगैरह भी होते हैं, इसीलिए इसका विस्कोसिटी बढ़ जाता है. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका होता है, आप लोग जिसको याद है ठीक है, जिसको नहीं याद है आप लोग बिल्कुल याद रख सकते हो, दैट इज ऑल इन बिटवीन 1.0552 1.060. ठीक है, इसमें समझने वाला चीज कुछ है नहीं. बट यहीं पे मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्लाज्मा का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है. वाह, आप लोग मुझे बताओ प्लाज्मा का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है. ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने 153 नंबर. ओके, व्हाट इज द मेन कटायन, स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया है, सैम्पल पेपर में ऐसा होता रहता है बिकॉज वेरीफाइड नहीं होते हैं ना. तो व्हाट इज द मेन कटायन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड? सेल्स के अंदर में जो फ्लूइड होता है इसे हम लोग बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड. सेल्स के बाहर में जो फ्लूइड होता है उसे हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. सो द क्वेश्चन हियर इज, आप लोग जानते हो कि कैटायन जो है दैट इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी. सो लाइकवाइज एनायन क्या हो जाएगा? एनायन क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, इसमें कोई है नहीं कुछ, है ना. सो द क्वेश्चन हियर इज, आपके बॉडी के अंदर में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर में जो भी कैटायन है, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, ऑल दीज आर योर कैटायंस, दीज आर योर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स. whereas योर क्लोराइड ये आपका एनायन है, Cl माइनस के रूप में आप लोगों ने इसे देखा होगा, तो ऑब्वियसली ये तो होगा ही नहीं. बचा आपका सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम. बट क्वेश्चन क्या पूछा है? मेन, सबसे मेन मेजॉरिटी कौन सा हो जाएगा? दैट इज योर नन अदर देन ऑप्शन नंबर ए, सोडियम. ये जो सोडियम है, सोडियम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, दैट इज योर सोडियम कैटायन, ये सबसे मेन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है. ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जामिनेशन. लाइकवाइज अगर हम लोगों ने मेजर कैटायन के बारे में डिस्कशन कर लिए तो एनायन तो रोएगा ना, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं. हुआ? सो द मेन एनायंस इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, बोथ या फिर नॉन ऑफ द अबव.
तो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि क्लोराइड जो है दैट इज एन एन, ठीक है, Cl माइनस के रूप में आप लोगों ने इसे देखा है। बाइकार्बोनेट जो है दैट इज HCO3 माइनस, दैट इज ऑल्सो एन एन। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है बोथ 1 and 2, ठीक है, समझ रहे हो? तो उसमें आप लोग मुझे ये बताइए कि मेन एनायंस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या हो जाएगा। अगर आप लोग थोड़ा सा भी क्वेश्चन को गौर करोगे, आई नो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता तो दोगे। जिन लोगों को पता नहीं चल रहा है कि ए होगा, बी होगा या फिर बोथ होगा, ठीक है, तो फिर आप लोगों को बता दूं मैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। क्लोराइड तो है ही, as well as bicarbonate is also a anion, बट मेन पूछा है। लेकिन देखो अगर आप लोग गौर करो कि एनायंस पूछा है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ही बता दिया है कि हाँ मतलब बोथ तो होगा ही। सो इसीलिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ 1 and 2। यानी क्लोराइड भी, क्लोराइड तो सबसे मेजर है ही, ठीक है। अगर उसमें आप लोगों का बाइकार्बोनेट नहीं दिया होता तो ऑफ कोर्स आप लोग क्लोराइड को ही चूज करते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हुआ? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो चलते हैं, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 155। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, डाइजेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। आई होप सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर बता पाओगे। सेल्स that secrete hydrochloric acid in the stomach are called। स्टोमक में आप लोग जानते हो आपका गैस्ट्रिक जूस जो है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। गैस्ट्रिक जूस जो है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके डाइजेशन के लिए, है ना, आपके डाइजेशन के लिए। सो द क्वेश्चन हियर इज, गैस्ट्रिक जूस के अंदर में मेन इम्पोर्टेंट थिंग तो आपका HCl ही है ना। तो इसको कौन जो है, कौन से सेल्स इसे सीक्रेट करते हैं, कौन से सेल्स इसे सिक्रेट करते हैं? चीप सेल्स, जी सेल्स, एंटर एंडोक्राइन सेल्स, पैराइटल सेल्स। स्टूडेंट्स हमेशा ये चीज में कंफ्यूज होते हैं, बता दूं मैं। लेकिन अगर आप लोग कंफ्यूज नहीं हो तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। चीप सेल्स दैट सिक्रीट, ये प्रेजेंट कहाँ पे है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के बेस में, फंडस रीजन में, ठीक है, फंडस रीजन में ये प्रेजेंट है, चीप सेल्स एंड दैट सिक्रेट पेप्सिनोजेन। ये क्या सिक्रेट करता है गाइस, याद रखना, पेप्सिनोजेन सिक्रेट करता है, ठीक है। तो पेप्सिनोजेन करता क्या है जाके आपके बॉडी में, ये आपका पेप्सिन को, ठीक है, पेप्सिन जो है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में डाइजेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। होल टोटल इनडायरेक्टली डायरेक्टली अगर हम लोग बोले दैट इज प्रोटीन डाइजेशन में ये हेल्प कर रहा है। कौन? पेप्सिनोजेन। आया कहाँ से, आया कहाँ से, दैट इज सिक्रेटेड बाय योर चीप सेल्स। नेक्स्ट आपको दिया गया है जी सेल्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय जी सेल? जी सेल को बोलते हैं गैस्ट्रीन सेल। जी सेल को क्या बोला जाता है, गैस्ट्रीन सेल को बोला जाता है। ये ऐसे सेल्स हैं जो कि प्रेजेंट है आपके स्टमक में एज वेल एज ड्यूडेनम में। ये सिक्रेट करते हैं द हार्मोन कॉल्ड गैस्ट्रीन। ये क्या सिक्रेट करते हैं, ये गैस्ट्रीन सिक्रेशन करते हैं। हुआ?
मतलब ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में दिया गया है एंटर एंडोक्राइन सेल्स। तो क्या गाइस आप लोग जानते हो ये एंटर एंडोक्राइन सेल्स का क्या मतलब होता है? ये कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जीआई ट्रैक्ट का, ठीक है, जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हॉर्मोन्स प्रोडक्शन करते हैं। एंडोक्राइन आ गया मतलब वर्ड आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, इट विल प्रोड्यूस योर हॉर्मोन्स। और एंटर दिया है मतलब समथिंग रिलेटेड टू योर इंटेस्टाइन, ऑब्वियसली, इजंट इट? तो ये भी नहीं होने वाला है। लास्ट ऑप्शन में आपको क्या दे दिया है, दैट इज योर पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल्स को अदरवाइज हम लोग ऑरिक सेल्स भी बोलते हैं, दैट इज योर ऑक्सेंटिक सेल्स। गाइस आप लोगों के एग्जामिनेशन में सिर्फ अगर पैराइटल सेल्स दिया है या फिर पैराइटल सेल्स नहीं देके अगर ऑक्सेंटिक सेल्स दिया है तो भी दोनों का मतलब सेम ही है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है? पैराइटल सेल्स और ऑक्सेंटिक सेल्स ये आपके स्टमक में सिक्रेट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या सिक्रेट करता है? यही वो चीज है जो कि सिक्रेट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? पैराइटल सेल्स क्लियर? आज के बाद भूलोगे नहीं ना पैराइटल सेल्स को? फेरी फेरी में रहता है लेकिन काम बहुत इम्पोर्टेंट वाला करता है। सोचो अगर इसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेशन करना बंद कर दिया तो क्या हो जाएगा? मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, an inflammation of the pancreas due to blockage of the pancreatic ducts, bacterial or viral infections। इसी चीज से मेरे को याद आया, अगर आप लोग पैरामेडिकल वैकेंसी की प्रिपरेशंस कर रहे हो तो बता दूं मैं, मेरा जो है फाउंडेशन बैच जो है आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो फाउंडेशन बैच को। तो इसमें आप लोगों को जितने भी सारे टॉपिक्स फॉर पैरामेडिकल वैकेंसी, चाहे आप लोग कोई भी स्टेट में क्यों ना हो, किसी भी चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो पैरामेडिकल वैकेंसी के लिए, आपके सब्जेक्ट्स ऐसे ये सब्जेक्ट्स आपके हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी एज वेल एज बायोकेमिस्ट्री। तो हमारे ये बैच में हम लोगों ने पूरा क्लासेस के थ्रू डिस्कशन कर रहे हैं, थियोरी, ऑनलाइन पीडीएफ, सैम्पल पेपर्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एवरीथिंग, ठीक है? तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी एप्लीकेशन जो सुभ्रास बायोलॉजी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। तो अगर आप लोग चाहो तो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक है? क्या आपके सिलेबस के साथ ये सिमिलर है या फिर नहीं? और वीकली एग्जाम्स भी हो रहे हैं तो आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ठीक है? चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट चलिए आपके क्वेश्चंस देखते हैं। आपके क्वेश्चन जो है दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैनक्रीज ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ द पैनक्रेटिक डक्ट्स, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस। यानी कि आपका जो पैनक्रीज है, आपका जो पैनक्रीज है इसमें हो गया है ब्लॉकेज। उसमें क्या हो गया है? ब्लॉकेज हो गया है। कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से पैनक्रेटिक डक्ट में आ गया है ब्लॉकेज। तो कौन सा डिसीज हम लोग इससे बोलेंगे? पेरिडोंटल, पैनक्रेटाइटिस, पेरियो पेरिटोनाइटिस या फिर अल्सर। चार ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को क्या लगता है कौन सा आंसर सही हो जाएगा?
पेरिटोनियल डिसीज, क्या आप लोग इसे जानते हो? ये किसका डिसऑर्डर है, कौन से बॉडी पार्ट का, आपका कौन से ऑर्गन से रिलेटेड है ये? तो बता दूं मैं, दिस इज अदरवाइज कॉल्ड एज योर गम डिसीज। दिस इज अदरवाइज कॉल्ड एज योर गम डिसीज। ठीक है, तो ये एक सीरियस इन्फेक्शन है जहां पे आपके टिथ से रिलेटेड टिश्यू एंड बोन में डैमेज आ जाता है। So we can say that this is something related to your teeth. तो ऑब्वियसली इसका पैनक्रियाज के साथ कोई रिलेशन नहीं है। क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ? बिल्कुल कह सकती हूँ। सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है पैनक्रेटाइटिस प्लेक। तो पैनक्रेटाइटिस अगर दे दिया, ऑब्वियसली हम लोग इसको क्या समझेंगे, इट इज रिलेटेड टू योर पैनक्रीज। एंड पैनक्रेटाइटिस का अगर हम लोग देखेंगे डेफिनेशन, दैट इज योर इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रीज। डेफिनेशन हम लोग तो यही जानते हैं ना। Isn't it? यही है। थर्ड ऑप्शन में आपको मिला है पेरिटोनाइटिस पेप्टिक। तो पेरिटोनाइटिस जो है, आप लोगों ने पेरिटोनियम वर्ड सुना होगा। पेरिटोनियम क्या है? आपका एब्डोमिनल लाइनिंग है। ठीक है, दैट इज द पेरिटोनियम। तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ, पेरिटोनाइटिस है इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम। इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या है? ये आपका thin layer which lines the abdomen. तो it is something related to your peritoneum. क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ? बिल्कुल कह सकती हूँ। फोर्थ ऑप्शन में आपको मिला है अल्सर। बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड, दैट इज अल्सर। तो ये अल्सर आपका कहाँ कहाँ पर डेवलप हो सकता है? इट मे बी डेवलप इन योर स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और इसोफेगस। ठीक है, कॉमन टाइप आपका पेप्टिक अल्सर आप लोगों ने सुना होगा, है ना? तो ये आपका एच पाइलोरी के इन्फेक्शन के वजह से, एच पाइलोरी के इन्फेक्शन के वजह से, और भी बहुत सारे रीजंस हैं, अल्कोहल कंजप्शन या फिर इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग आप लोग ले रहे हो बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ऑल्सो हो सकता है। तो अल्सर आप लोगों का यहीं पे मिल गया हम लोगों को। कहाँ कहाँ पे हो सकता है? स्टोमक में हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो सकता है, as well as इसोफागस में हो सकता है। ठीक है, तो यहीं पे चार ऑप्शंस को देख के हमको ये तो पता चल गया है कि कौन से रिलेटेड डिसीज के बारे में पूछा है। तो ऑब्वियसली आप लोग अगर ऑप्शन देख के डर गए थे, हाँ मतलब क्या क्या डिसीज का नाम दे दिया है, ये तो हमारे सिलेबस में नहीं था, हम लोग नहीं पढ़े थे। क्वाइट इजी तरीके से, अगर पहले से भी मैं बता रखी हूँ कि अगर आपको वर्ड, कोई भी वर्ड का मीनिंग पता चल गया ना, देन मैक्सिमम चीज वहीं पे ही सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हो? मैक्सिमम थिंग्स, 50% आंसर आप लोग क्वेश्चन समझ के ही दे देते हो। समझ रहे हो? इज इट क्लियर? ओके, तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर पैनक्रेटाइटिस, नो डाउट। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157। क्या पूछा है? विच पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन
receives materials from the ileum. Although I am not a good at this, just a schematic diagram which you can understand. This is your esophagus, this is your liver, stomach, pancreas, large intestine, small intestine. ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों को क्या पूछ लिया है, लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट इलियम से आपका रिसीव करता है मटेरियल। तो इलियम इज ए पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम इज ए पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट इसका चीज को रिसीव करता है। सो सी, यार आपका सीकम होता है, यहीं पे स्पेलिंग गलत से सीएम लिख दिया है, दैट इज अ सीकम, and whole total this is your ascending colon. This is your transverse colon and this is your descending colon. तो ये आप लोग पूरा अगर फिगर को देखोगे उसके बाद मुझे बताओ कि कौन सा पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इलियम से मटेरियल रिसीव करता है। गाइस आप लोगों को क्या लगता है, क्या आंसर सही हो जाएगा। बताइए आपको क्या लगता है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा। Which part of the large intestine receives materials from the ileum? ठीक है, तो आप लोगों ने तो बता रखा है जैसे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर सीकम। ये रिसीव करता है फूड मटेरियल्स फ्रॉम योर स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट दैट इज योर इलियम, सीकम। ठीक है, यहीं पर है सीकम दैट रिसीव्स। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। चलो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देख के डर मत जाइएगा, बता रही हूं मैं, समझेंगे धीरे धीरे, सारे टर्मिनोलॉजी धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। Following are all the features of cerebellar lesions except, so cerebellar lesion सारे डिसीजेस हैं। एक हिंट हमको ये मिल गया, सारे डिसीजेस हमारे सेरेबुलर लीजन्स हैं, बट क्वेश्चन क्या पूछ लिया है, एक्सेप्ट, यानी कि सारे लीजन्स आपके ब्रेन से रिलेटेड, सेरेब्रल रिलेटेड तो है, बट एक ऐसा चीज है, एक ऐसा डिसीज है जो कि आपका सेरेबेलम से रिलेटेड नहीं है। बताओ मुझे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई नो मैक्सिमम स्टूडेंट्स
इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे। डोंट वरी, आई एम हियर, वी विल डिस्कस ये डिस्डिडोकोकाइनेसिस। देखो, ऐसा क्वेश्चंस जनरली पूछता नहीं है, लेकिन अगर सैम्पल पेपर में दिया है, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर मीनिंग पता चल गया हम लोगों को मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में, तो ये तो गलत नहीं है ना, isn't it? ये तो गलत नहीं है। Sometimes this is abbreviated as DDK. It's a medical term, जहाँ पे आप लोग बस इतना याद रखना कि यहीं पे क्या होता है, आपका वॉल्यूंटरी मूवमेंट जो होता है वो कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता। वॉल्यूंटरी आप जो करना चाहते हो आप लोग उससे नहीं कर पाते हो, बिकॉज ऑफ सेरेबुलर डिसफंक्शन। Because of cerebellar dysfunction. Getting my point? So इसमें जो भी दिया है मीनिंग हमको पता चला, ये डीडी के क्या है, ये सेरेबुलर डिसफंक्शन के वजह से हमारा वॉल्यूंटरी मूवमेंट कोऑर्डिनेट हो नहीं पा रहा। ओके, वाह। सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है निस्टगमस। क्या वर्ड है, निस्टगमस। तो निस्टगमस एक ऐसा कंडीशन है जहां पे आपका अनकंट्रोलेबल आई मूवमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। आप लोगों को पता होगा कि कि कभी कभार आपके आई मूवमेंट्स, देखो आई मूवमेंट्स तो नेसेसरी है, ठीक है, मतलब डेथ के बाद ही जाकर आई मूवमेंट्स बंद होते हैं, ये बंद हो गया यानी डेथ। लेकिन अगर ये रैपिड हो रहा है, आपके आई मूवमेंट्स रैपिड, सो अनकंट्रोलेबल, चार वर्ड्स आज यहीं पे याद रख लेना आज के क्लास के बाद, ठीक है। चार टर्मिनोलॉजी आपके डिक्शनरी में ऐड कर दो, आप लोगों को पता चल गया नए मेडिकल टर्मिनोलॉजी चार। अनकंट्रोलेबल आई मूवमेंट्स, अनकंट्रोलेबल आई मूवमेंट्स जो है, क्योंकि आप लोगों ने थोड़ा सा याद अगर कर पाओ, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस समथिंग रिलेटेड टू योर आई, तो इसी तरीके से अगर आप लोग थोड़ा सा रिलेट करके याद कर पाओ, ठीक है। निस्टैगमस, अनकंट्रोलेबल आई मूवमेंट्स, एंड ऑल्सो दैट्स बिकॉज ऑफ योर सेरेबुलर डिसफंक्शन, सेरेबुलर लीजन, ठीक है। एक तो हो सकता है, मतलब ये बर्थ के टाइम से हो सकता है, जिसको आप लोग कंजेनाइटल निस्टगमस बोल सकते हो, नहीं तो ये आपका एक्वायर्ड निस्टगमस हो सकता है, यानी आप लोग लाइफ टाइम में ऐसा कंडीशन देखने के लिए मिलता है हुआ, एंड दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ योर सेरेबुलर डिसफंक्शन। थर्ड ऑप्शन में जो दिया गया है, रिजिडिटी ऑफ वॉल्यूंटरी मसल्स। वॉल्यूंटरी मसल्स जो है वो आपके वॉल्यूंटरीली आप जो चाहते हो आप लोग उसी तरीके से मसल्स को यूज कर सकते हो, लेकिन ये एक ऐसा कंडीशन है जहां पे आपके मसल्स जो है स्टीफ हो जाते हैं, मूवमेंट को रेजिस्ट कर जाते हैं, वो एक्टिवली जैसे कंट्रैक्ट होना वो नहीं कर पाते हैं हुआ। ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मस्कुलर डिसऑर्डर के जस्ट एक सिम्टम है, सिम्टम ऑफ neurological and muscular disorders। डी में आप लोगों को क्या दे दिया है, इंटेंशन ट्रिमर्स। देखो ये चार के चार वर्ड आपके आज के ब्रेन के डिक्शनरी में ऐड हो जाना चाहिए बिल्कुल, अगर आप लोग यहाँ तक क्लास देख रहे हो तो। इंटेंशन ट्रिमर्स, ये इनवॉल्यूंटरी मसल कंट्रैक्शन है, ठीक है, जहां पे आपका सेरेबुलर डिसफंक्शन के कारण ये होता है। ब्रेन इंजुरी हुआ, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरी, ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुआ, क्रोनिक अल्कोहल के वजह से भी होता है,
but this is also a condition of cerebellar dysfunction. Involuntary rhythmic muscle contraction. Involuntary rhythmic muscle contraction. हुआ? तो इस कंडीशन में आप लोगों का जनरली ये भी आपका सेरेब्रल लीजन के एक फीचर है। तो यहीं पे अगर हम लोग चार ऑप्शन को देखने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, कौन सा ऐसा चीज है जो कि सेरेब्रल लीजन का फीचर नहीं हो सकता है? सी, ऑप्शन नंबर सी को थोड़ा सा गौर से देखिए। वॉल्यूंटरी मसल जो है उसका स्टीफ हो जाना, ये आपका सेरेब्रल लीजन का फीचर नहीं हो सकता। आपके मसल्स क्यों स्टीफ हो रहे हैं, आपके कंट्रैक्शंस क्यों सही से नहीं हो पा रहे, दैट्स ए muscular disorder, neurological disorder that is not related with your cerebellar lesion. So that's why इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, rigidity of voluntary muscles. Getting my point everyone? तो ये क्वेश्चन हो जाने के बाद अगर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159 क्या पूछ लिया है? The movement of organic molecules, electrolytes, vitamins, water across the digestive epithelium and into the interstitial fluid of the digestive tract is known as. चार फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस आप लोगों को दे दिए गए हैं: डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सिक्रेशन, absorption. Organic molecules plus electrolytes plus vitamins plus water, ये सारी चीजें आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आ रहे हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सारी चीजें क्यों आते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सारी चीजें क्यों आते हैं? ताकि डाइजेशन हो पाए। क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ? ताकि डाइजेशन हो पाए, इसीलिए ना। नहीं तो सारी चीजें, खाना, विटामिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर डाइजेस्टिव एपिथेलियम को अक्रॉस में आके यहीं पे ट्रैक में पहुंच रहे हैं ताकि इनका डाइजेशन हो पाए। डाइजेशन होने के बाद ना अब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन पहले तो ये सारी चीजें आ ही क्यों रहे हैं, मूवमेंट ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्योंकि डाइजेशन होगा। क्योंकि क्या हो जाएगा? डाइजेशन होगा। देखो, छोटी छोटी चीजें हैं, आप लोगों को लग सकता है मतलब ये सारी चीजें क्यों आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा, डिफिकल्ट लग रहा है। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन लंबा चौड़ा चाहे कितना भी दो, एक बार शांति से बैठ के उसको पढ़ो ध्यान से, फोकस के साथ। फिर अगर क्वेश्चन समझ गए आप लोग, हमेशा की तरह जैसे बोलती हूँ, 50% आंसर आपको उधर से ही मिल जाएगा। समझ पा रहे हो? एंड अगर आप लोग यहीं तक देख चुके हो, आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं किया है, तो यहीं पे डिस्क्रिप्शन पे जाके प्रीवियस क्लासेस को भी अटेंड करो ताकि फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टिल 159 नंबर आपको पता हो हम लोगों ने जितनी भी सारी चीजें, बिकॉज आप लोग प्रिपरेशंस कर रहे हो पैरामेडिकल वैकेंसी,
है ना। थियरीज आप लोगों के पास बुक्स है, अगर आप लोग चाहते हो आप लोग बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है आप लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। तो सैम्पल पेपर जो है, सभी स्टूडेंट सारे सैम्पल पेपर्स नहीं ले सकते। सो इसीलिए ये वाला सैम्पल पेपर से जो क्वेश्चन पेपर था आई केयर पब्लिकेशन से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, एंड दैट टू एनाटॉमी फिजियोलॉजी का क्वेश्चन। ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वाला क्लास अच्छा लगा, वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग नेक्स्ट और कैसे कैसे लेक्चर्स चाहते हो कमेंट में बताइए। ठीक है। और अगर आप लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हो, एक बार एटलीस्ट चेकआउट कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपका एप्लीकेशंस का लिंक दे दिया है। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। तो इसी के साथ आज के क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। गुड नाइट एवरीवन।